एपिसोड 41 से 50 तक। अध्याय 41। बाल बाल बच निकलना। चाचा, आप कब मल खो देंगे? तांग युक्सिन ने अपनी छोटी नाक सिकोड़ते हुए पूछा। और तांग जिजुन हंसने और रोने के बीच कहीं फंस गया था। ठीक है, जब तुम सो जाओगी तो मैं इसे खो दूंगा, और फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठी दूध वाली कैंडी लाऊंगा, उसने जवाब दिया। तांग युक्सिन ने तांग जिजुन के कपड़े पकड़ लिए। ठीक है, तब वह सोएगी नहीं। उसका इरादा अपने दूसरे चाचा पर नजर रखने का था। अपने पिछले जीवन में उसने कुछ भी नहीं रोका, लेकिन इस जीवन में वह जिजुन की जान बचाने के लिए दृढ़ थी। तांग जिजुन ने फावड़ा उठाया और खाद खोदने के लिए तैयार हो गया। इन कामों को जल्दी से जल्दी कर लेना ही बेहतर था, क्योंकि उस समय खेतों में करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद तांग युक्सिन बिस्तर से उठी, लापरवाही से अपने जूते पहने और उसके पीछे भागी। उस समय तांग जिजुन गड्ढे से खाद निकालने में व्यस्त था। उसने पहले ही एक बड़ा गड्ढा खोद लिया था और उसका शरीर ठीक उसी में खड़ा था। दूसरे अंकल, दूसरे अंकल। तांग जिजुन ने अपना फावड़ा नीचे रख दिया। क्या उसने युक्सिन की आवाज सुनी थी? क्या वह सोई नहीं थी? वह आमतौर पर रात होने तक नहीं उठती थी, इसलिए वह उसके साथ खेलने के बजाय बाहर निकल गया था। उसका बड़ा भाई एक महान किसान और कुशल बढ़ई था। अब जब खेतों में कोई काम नहीं था, तो वह इस खाली समय का लाभ उठाकर दूसरों के लिए कुछ स्टूल बनाकर अपनी आय बढ़ा सकता था। वह इन दिनों छोटी लड़की की देखभाल कर रहा था। सौभाग्य से उसकी देखभाल करना आसान था और वह कोई उपद्रव नहीं करती थी। उसका विचार था कि जब वह सो रही हो, तब ये काम पूरा करके उसके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए कुछ और पैसे कमाए जाएं। तो फिर वह अब क्यों जाग रही थी? उसने अपना फावड़ा नीचे रखा और निश्चित रूप से तांग युक्सिन को कुछ ही दूरी पर खड़ा देखा। उसका छोटा सा चेहरा चादर की तरह सफेद था। क्या हुआ था? वह जल्दी से उसके पास गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बदबूदार होगी। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वह जानता था कि छोटी लड़की शियाओयू को सफाई कितनी पसंद है। दूसरे अंकल। तांग युक्सिन दौड़कर तांग जिजुन के पास आए और उसे गले लगा लिया। जाहिर तौर पर उसके बदबूदार कपड़ों से उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा एक छोटी सी गांठ में सिकुड़ गया। दूसरे अंकल, आपसे तो बदबू आ रही है। तांग जिजुन को पता था कि वह शिकायत करेगी। हाँ, दूसरे चाचा को पता है कि वह बदबूदार है। मैं घर जाऊंगी, नहाऊंगी, और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने अपने पीछे से अचानक छपाक की आवाज सुनी। जैसे ही वह मुड़ा, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तांग जिनयान ने उस स्टूल को साफ किया जिस पर वह काम कर रहा था। उसने जो स्टूल बनाए थे वे मजबूत थे और वह सामग्री को बचाने में माहिर था। इससे उसे खाली समय में दूसरे गांवों में बढ़ई के रूप में काम करने का मौका मिला, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाते थे। इस अतिरिक्त आय के बिना वह अपनी बेटी को केवल अपने खेत की आय के आधार पर खुश नहीं कर पाता। हालांकि वह ग्रामीण इलाके का रहने वाला था, लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि उसकी बेटी हमेशा साफ सुथरी रहे और शहर के बच्चों की तरह सबसे अच्छे कपड़े पहने। अब जब उसे बेहतर जीवन की उम्मीद थी, तो उसने और पैसे बचाने का निश्चय किया। वह चाहता था कि उसकी बेटी सबसे सुंदर कपड़े पहने, सबसे स्वादिष्ट खाना खाए, हाई स्कूल और अंततः कॉलेज जाने की ख्वाहिश रखे। एक पति के तौर पर यह उसकी विफलता थी कि वह अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रख सका। इसलिए उसने अपनी बेटी की भरपाई दूसरे तरीकों से करने की कोशिश की। उसने स्टूल पर से धूल को फिर से उड़ाया, फिर उसे ऊपर से नीचे तक जांचा, तथा किसी खुरदुरे किनारे की तलाश की। जिनियान, भाई जिनियान। अचानक एक ग्रामीण जोर से हाँफता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया, लेकिन उसकी सांस फूल रही थी और वह बोल नहीं पा रहा था। कियांगवा, क्या हो रहा है? कोई समस्या है? तांग जिनियान ने लकड़ी का एक और टुकड़ा उठाया, ये सोचते हुए कि क्या इसे एक और छोटा स्टूल बनाया जा सकता है। आह! कियांगवा अचानक उछल पड़ा और अपने घुटने पर थपकी दी। जिनियन, जल्दी से जांच करो, गांव के प्रवेश द्वार पर गोबर का गड्ढा ढह गया है। ढह गया। तांग जिनियान आश्चर्यचकित था, यह अचानक कैसे ढह गया? हाँ, ये ढह गया, कियांगवा ने घुटी हुई आवाज में कहा। जिनियान, जल्दी करो और इसकी जांच करो। मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई जिजुन पहले गोबर खोद रहा था। धमाका।
तांग जिनियान को लगा कि उसका सिर फट गया है। उसने अपने हाथ में रखी लकड़ी नीचे फेंकी और लगभग आगे की ओर गिरते हुए भाग गया। जिजुन, जिजुन, वह दौड़ते हुए चिल्लाया, उसे पता नहीं था कि उसके पैर उसे कैसे आगे ले जा रहे हैं। जब वह वहां पहुंचा तो चारों तरफ बदबू फैली हुई थी। हवा पूरी तरह से बदबू से भरी हुई लग रही थी, हर कोने में बदबू फैल रही थी। गोबर का ढेर सचमुच ढह गया था और इतना बड़ा हो गया था कि उसमें कई लोग दब सकते थे। जिजुन, वह जल्दी से अंदर जाना चाहता था, उसकी आंखें तत्परता से लाल हो रही थीं। लेकिन उसके आसपास के लोगों ने उसे रोक दिया, उसे अंदर जाने नहीं दिया। लोग अभी भी खुदाई कर रहे थे, सभी के चेहरे गंभीर थे। अपने घुटनों में कमजोरी महसूस करते हुए तांग जिनियान जोर जोर से रोने लगा। दोनों भाई जीवनयापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद जिजुन उनके लिए बेटे जैसा था। उनका जीवन कैसा था, यह बाहरी लोग नहीं समझ सकते थे, लेकिन वे इसे अच्छी तरह जानते थे। उनका जीवन बहुत कठिन था। वे दोनों वयस्क हो गए, अपना परिवार शुरू किया और तब वे सिर्फ 20 साल के थे। अब अचानक एक दूसरे को खोना कितना दुखद होगा। भाई, अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। तांग जिनियान ने आंखें मूंद लीं और जब उसने देखा कि उसके सामने कौन खड़ा है तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। जिजुन, भाई, यह मैं हूं। तांग जिजुन ने तांग युक्सिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, उसकी आंखें भी नम थीं। किसने कहा कि पुरुष रो नहीं सकते? वे, गांव के पुरुष, पहले भी रो चुके थे। उनके आंसू दर्द से नहीं बल्कि कृतज्ञता से थे, आभारी कि वे जीवित रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अपने प्रियजनों की देखभाल कर सकते हैं। तांग जिनियान ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और जमीन से उठ खड़ा हुआ। वह अपने भाई के पास कुछ कदम दौड़ा, पहले उसके हाथ को छुआ और फिर उसके सिर को। जिजुन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। तांग जिजुन ने मुस्कुराते हुए तांग युक्सिन को उठाया। इस बार हम अपनी युक्सिन के आभारी हैं। उसने मेरी जान बचाई। अगर वह मुझे खोजने नहीं आती तो शायद मैं वहीं दफन हो जाता। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए अभी भी उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था। 1 मिनट भी बहुत देर हो जाती। हाँ, भले ही 1 मिनट बाद होता। अगर युक्सिन दौड़कर नहीं आता तो नतीजा ये होता कि उसे गोबर के ढेर में दफना दिया जाता और नतीजा मौत होता। तांग जिनियान ने अपनी बेटी को इतनी कसकर गले लगाया कि वह तांग युक्सिन को चोट पहुंचा रहा था। लेकिन तांग युक्सिन ने फिर भी मासूम होने का नाटक किया, हालांकि उसकी कसी हुई मुट्ठी ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। एक बार जब वे घर वापस आ गए तो तांग जिनियान ने अपने भाई को उपदेश देना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसा मत करो, ये कितना खतरनाक है। तुम क्यों नहीं सुनते? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ बधाईगिरी सीखो, लेकिन इसके बजाय तुम इस गोबर के धंधे में लगे रहते हो। इस तरह से तो तुम इतने बदबूदार हो जाओगे कि तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी। ऐसे बदबूदार आदमी से कौन शादी करना चाहेगा? तुम तांग परिवार की वंशावली को खत्म कर दोगे। तुम परलोक में हमारे माता पिता का सामना कैसे करोगे? तांग जिनियान को इस हद तक डांटा गया कि वह सिर्फ वहीं खड़ा रह गया, एक अन्यायी छोटी लड़की की तरह। जब उसने अपने सिर से पसीना पोंछा तो उसे एहसास हुआ कि ऐसी डांट सहना आसान नहीं था। उसकी आंखें बेमतलब घूमने लगीं। वह छोटी लड़की कहाँ चली गई? वह अपने चाचा को बचाने के लिए यहाँ क्यों नहीं आई? इस तरह तो तुम्हारे चाचा के चेहरे पर चीखने चिल्लाने से खून बहने लगेगा। लेकिन तांग युक्सिन का छोटा सिर उसके पिता के पीछे से बाहर आ गया। फिर अपने कोमल अदरक जैसे छोटे हाथों से उसने अपने छोटे से चेहरे की मालिश शुरू कर दी। तांग जिजुन को ऐसा लगा जैसे उसे वहीं 1 लीटर खून उल्टी हो गई हो। आमतौर पर बच्ची प्यारी थी, लेकिन अब उसका व्यवहार दिल में छुरा घोंपने जैसा था। इस बीच तांग जिनियान अभी भी बड़बड़ा रहा था। वह आमतौर पर एक मिलनसार व्यक्ति है, लेकिन एक बार जब उसकी सीमा पार हो जाती है तो वह किसी को नहीं छोड़ता। तुम मुझे बताओ, अगर एक दिन तुम गोबर से मारे गए तो तुम ये स्वीकार करने की हिम्मत मत करना कि हम मौत में भाई हैं। मैं तुम्हारे अपमान पर बहुत शर्मिंदा होऊंगा। भाई, अगर मैं मर गया तो कौन परवाह करेगा कि मैं बदबूदार हूं? तांग जिजुन का मुंह फड़क उठा। वे आधे घंटे से बहस कर रहे थे। क्या हम गोबर शब्द का जिक्र करना बंद नहीं कर सकते थे? हमारे माता पिता अंडरवर्ल्ड में हैं। तांग जिनियान अपने भाई की महत्वाकांक्षा की कमी से वास्तव में परेशान था।
और फिर उसने पहले की घटना के बारे में सोचा। अगर तांग जिजुन गोबर में दबने से मर गया होता, तो वह कभी भी अपने माता पिता का सामना नहीं कर पाता। अब तुम्हें गोबर से निपटने की अनुमति नहीं है। तांग जिन्यान ने तांग जिजुन पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। उसे ये शब्द कहना अजीब लगा। गोबर, बस गोबर। वह अपना सिर टेबल के नीचे डुबाने ही वाला था कि उसने तांग युक्सिन को अपने पिता के पैर से चिपके हुए देखा। तांग युक्सिन ने उसे आश्चर्यचकित करते हुए अपनी अर्धचंद्राकार आंखों को ऊपर की ओर झुकाया और अपने छोटे चेहरे को खरोंचा। निराश होकर तांग जिजुन ने अपने बालों को इतना बिखेरना चाहा कि वे किसी चिड़िया के घोंसले जैसे दिखें। गांव में गोबर के ढेर के ढहने की खबर सुनकर लोग बहुत सावधान हो गए। इस युग में जीवन नाजुक था। एक छोटी सी गलती जान ले सकती थी। इसलिए खतरनाक कामों से बचना ही सबसे अच्छा था। गांव के गोबर के गड्ढे की तरह अब कोई भी गोबर खोजने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि पैसे जान जोखिम में डालने के लायक नहीं थे, खासकर गोबर में जिंदा दफन होने के लिए। ये शर्मनाक और अपमानजनक तरीके से मरने का तरीका होगा। गांव के लोग अंधविश्वासी थे और कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। चाचा झोंग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तांग जिन्यान ने अपनी बेटी को चेन झोंग के पास छोड़ दिया। तांग युक्सिन को चेन झोंग के घर की औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू पसंद थी। इसलिए जब भी तांग भाई व्यस्त होते तो अपनी छोटी बहन युक्सिन को यहाँ छोड़ देते। कोई समस्या नहीं है, मुझे भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, वह काफी बुद्धिमान है। क्या वह समय से पहले ही परिपक्व हो गई? तांग युक्सिन ने अपनी उंगलियां चबा लीं। 30 की उम्र में एक महिला होने के नाते जिसने एक पूर्ण जीवन जी लिया था, एक बच्ची होने का नाटक करना खुद के साथ अन्याय था। एक बार जब तांग जिन्यान काम पर चली गई, तो चेन झोंग ने तांग युक्सिन का हाथ खींच लिया और उसे औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में सिखाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पिछली कक्षा के पाठों पर उसका परीक्षण भी किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उसे प्रशिक्षित कर रहा था, जबकि वह केवल 3 साल की थी। चाहे वह उसे कितनी भी होशियार क्यों न लगे, वह एक विलक्षण प्रतिभा होने से कोसों दूर थी। लेकिन चेन झोंग एक बत्तख की तरह था, जो लगातार उसके दिमाग में चीजें ठूंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे फटने का डर नहीं है। और अब नतीजा ये हुआ कि वह अभी तक फटी नहीं थी, लेकिन चेन झोंग अभी भी उसके दिमाग में ज्ञान ठूंस रहा था। फिर भी तांग युक्सिन को सुनना बहुत पसंद था। जब तक ये चिकित्सा कौशल से संबंधित था, वह इसे पसंद करती थी। अपने पिछले जीवन में वह एक भरोसेमंद आंतरिक चिकित्सा चिकित्सक थी। उसके गुरु ने एक बार कहा था कि उसका स्वभाव अच्छा था, वह अकेलेपन को सहन कर सकती थी और स्थिर थी। ऑपरेशन में वह निर्णायक और दृढ़ थी। अगर कुछ सिलने की जरूरत होती तो वह उसे सिल देती, अगर कुछ काटने की जरूरत होती तो वह उसे काट देती। ये केवल अफसोस की बात थी कि वह एक चिकित्सा परिवार में पैदा नहीं हुई, क्योंकि उसकी उपलब्धियां और भी बड़ी हो सकती थीं। तो उस समय वह उस अस्पताल में एक छोटे से आंतरिक चिकित्सा चिकित्सक के रूप में काम करती थी, जो विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। शायद कुछ और दशकों की कड़ी मेहनत के बाद वह निदेशक या कुछ और बन सकती थी। दुर्भाग्य से वह लंबे समय तक जीवित नहीं रही। अब इन जड़ी बूटियों के साथ संपर्क से उसे अपार खुशी मिल रही है। हर दिन इन जड़ी बूटियों की सुगंध सूंघने मात्र से ही उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता था, यहाँ तक कि अगर चेन झोंग बेरहमी से उसकी नवोदित समझ को छीन लेता, तो वह खुशी खुशी उसे ऐसा करने देती। दादाजी तुम्हें कुछ दे रहे हैं। चेन झोंग ने तांग युक्सिन का छोटा सा हाथ पकड़कर उसे अपने अध्ययन कक्ष में ले गया। चेन झोंग के पास ढेरों किताबें थीं, जिनमें से कई प्राचीन थीं, शायद अस्तित्व में मौजूद एकमात्र प्रतियां भी। उसने एक स्क्रॉल खोला, फिर तांग युक्सिन के सामने बैठ गया। युक्सिन इतनी छोटी थी कि वह किसी वयस्क की जांघ तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। या तो उसे अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता या वयस्क को नीचे बैठना पड़ता। युक्सिन, देखो, ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें इस पर लाल बिंदु दिख रहे हैं? उन्हें याद रखो, और दादाजी बाद में तुमसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। तांग युक्सिन ने एक मासूम छोटी लड़की होने का नाटक करते हुए स्क्रॉल को अपने हाथ में ले लिया, हालांकि उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पहले चिकित्सा का अध्ययन किया था, विशेष रूप से पश्चिमी चिकित्सा, उसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा रहस्यपूर्ण लगी। उसे अपने पिछले जीवन में कभी भी खोज करने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने का एक शानदार मौका था, जिसे वह नहीं छोड़ सकती थी।
स्क्रॉल में मानव शरीर का एक्यूपॉइंट मानचित्र दर्शाया गया था। रेखाएं मेरिडियन को दर्शाती थीं और लाल बिंदु एक्यूपॉइंट थे, सभी स्पष्ट रूप से चिन्हित थे। उसने सोचा, भले ही वह मूर्ख या अनाड़ी थी, उसने 3 साल की उम्र से ही पढ़ना, याद करना शुरू कर दिया था। समय के साथ ये सहज हो गए, जैसे बचपन से ही उसके दिमाग में कुछ यादें गहराई से अंकित हो गई थीं। दादाजी, क्या मैं आपकी किताबों में उन बेबी डॉल्स को देख सकती हूँ? उसने चेन जोंग के अध्ययन कक्ष में रखी प्राचीन पुस्तकों की ओर इशारा किया। आह, इन प्राचीन वस्तुओं को भविष्य में राष्ट्रीय खजाने के रूप में माना जा सकता है। उन्हें देख पाना उसका सौभाग्य था। दुर्भाग्य अनिश्चित थे, उन पुस्तकों में निश्चित रूप से बहुमूल्य जानकारी थी, जिसे वह काफी समय से पढ़ रही थी। अगर वह बहुत छोटी नहीं होती, तो वह पहले ही एक निवाला खा लेती। जैसे स्पंज अपनी नमी खो चुका हो, ये किताबें अब उसके लिए जीवनदायी जल बन गई थीं। उसे पानी की जरूरत थी, वह पानी पीना चाहती थी। उसे किताबें चाहिए थीं, वह किताबें पढ़ने के लिए तरस रही थी। फिर भी उसे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने के लिए सहन करना पड़ा। आगे बढ़ो, जाओ, चेन जोंग ने उसे अकेले खेलने के लिए अपना हाथ हिलाया। वैसे भी तांग युक्सिन का व्यवहार अच्छा था। वह अन्य बच्चों की तरह शरारती या शैतान नहीं होगी। सौभाग्य से उसे कुछ काम निपटाने थे, जैसे हाल ही में एकत्र की गई जड़ी बूटियों को संसाधित करना, जिसके कारण उसके साथ जाने का समय नहीं बचा। तांग युक्सिन उत्साह से अध्ययन कक्ष में भागी और एक किताब उठा लाए। किताब पर बच्चों की तस्वीरें तो थीं, लेकिन वे सभी जड़ी बूटियों के नाम और बीमारियों के इलाज और लोगों को बचाने के नुस्खे थे। वह किताब को पकड़कर जमीन पर बैठ गई और ध्यान से उसे पढ़ने लगी। चेन जोंग ने अपना काम खत्म करने के बाद पाया कि तांग युक्सिन अभी भी अंदर थी। वह कई घंटों से वहां थी। क्या वाकई एक बच्चे का ध्यान इतना अच्छा हो सकता है? वैसे भी उसने उसके जैसा कोई कभी नहीं देखा था। उसने जाकर देखा कि अंदर बैठी तांग यूयू टेबल के कोने पर झुकी हुई थी। वह अनजाने में सो गई थी। दरअसल वह अपने छोटे हाथों में एक किताब पकड़े हुए थी। यह उसके परिवार से मिली मेडिकल किताब थी। बेशक बच्ची पढ़ना नहीं जानती थी, वह सिर्फ बच्चों की तस्वीरें देख रही थी। और इस प्रकार वह पढ़ते पढ़ते सो गई। चेन जोंग ने अपना सिर हिलाया। उसने तांग युक्सिन को ओढ़ाने के लिए एक कंबल लिया, ताकि वह सोती रहे। बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, अपनी परिवर्तनशीलता के साथ। उसके जाने के बाद तांग युक्सिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें चमक रही थीं, नींद का कोई संकेत नहीं दिखा। वास्तव में वह पूरे समय जाग रही थी। उसने चेन जोंग के कदमों की आवाज सुनने के बाद ही सोने का नाटक किया था। उसे लगा कि 3 साल की बेफिक्र बच्ची होना बेहतर है। चेन जोंग ने कहा कि वह असाधारण रूप से समय से पहले बुद्धिमान थी। लेकिन बहुत अधिक समय से पहले बुद्धिमान होना आशीर्वाद नहीं, बल्कि अभिशाप था, खासकर इस युग में। ग्रामीण बहुत अंधविश्वासी थे। किसी भी असामान्य चीज को राक्षस माना जाता था। वह नहीं चाहती थी कि उसे राक्षस समझा जाए, इसलिए उसे भविष्य में सावधान रहना चाहिए। उसने पुस्तक को पुनः पलटा और रुचिपूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि वह बहुत सावधान थी। वह किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसके कान आसपास की आवाजों को सुन रहे थे। जब भी चेन जोंग अंदर आने वाला होता, तो वह या तो खेल रही होती या सो रही होती, या किताब को उल्टा पकड़े रहती, या खुद से कुछ बुदबुदा रही होती। उसने खुद को एक सामान्य बच्चे की तरह पेश किया। गांव में लोगों ने व्यस्त रोपण का मौसम शुरू कर दिया है। इसलिए गांव में हर कोई बहुत व्यस्त था। लीतांग गांव एक सब्जी उगाने वाला क्षेत्र है। सभी परिवारों के पास न केवल अपनी सब्जी की जमीन है, बल्कि नदी तट का कुछ हिस्सा भी साझा है, जहां वे शकरकंद, मूंगफली और आलू लगा सकते हैं। हालांकि लीतांग गांव की जमीन सब्जियां उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिससे यह एक बड़ा सब्जी उत्पादक क्षेत्र बन जाता है। आसपास के गांव भी सब्जी उगाने वाले क्षेत्र हैं, जिनमें उनके समर्पित सब्जी थोक केंद्र हैं। खेती के मौसम के दौरान गांव में हर कोई इतना व्यस्त हो जाता है कि बच्चे भी खेत में मदद करते हैं, या तो मदद करते हैं या वयस्कों को बाधित नहीं करते हैं। हाल ही में तांग युक्सिन चेन जोंग के साथ रह रही है। अन्यथा तांग जिन्यान वास्तव में नहीं जानता कि अपनी बेटी के साथ कैसे व्यवहार करना है। खेत गंदे और धूल भरे दोनों हैं। अगर वह काम में व्यस्त होता, तो वह उसकी देखभाल नहीं कर पाता।
दूसरे परिवारों के बच्चों को देखकर जो खेत में जाते समय साफ सुथरे रहते थे और घर लौटने पर मिट्टी के गोले बन जाते थे, और वे कभी कभी दोपहर तक घर नहीं जा पाते थे और उन्हें घर से लाए गए पैनकेक खाने पड़ते थे। वे वयस्क होने के नाते काम चला लेते थे, लेकिन बच्चे नहीं। गरीब होने के बावजूद उसने कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं होने दी। सौभाग्य से, चेन जोंग तांग युक्सिन को बहुत पसंद करता था और उसकी देखभाल करने, उसके खाने, सोने और खेलने के समय का प्रबंध करने के लिए तैयार था। ये देखकर दूसरों ने सोचा कि इससे उन्हें कितना कुछ बचाया जा सकता है और वे भी अपने बच्चों को चेन जोंग के पास भेजना चाहते थे। हालांकि चेन जोंग के सख्त चेहरे ने न केवल वयस्कों को डरा दिया, बल्कि बच्चों को भी डरा दिया और रोने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें चेन जोंग के पास जाने से मना करना पड़ा। किताब पर बच्चों की तस्वीरें तो थीं, लेकिन वे सभी जड़ी बूटियों के नाम और बीमारियों के इलाज और लोगों को बचाने के नुस्खे थे। वह किताब को पकड़कर जमीन पर बैठ गई और ध्यान से उसे पढ़ने लगी। चेन जोंग ने अपना काम खत्म करने के बाद पाया कि तांग युक्सिन अभी भी अंदर थी। वह कई घंटों से वहां थी। क्या वाकई एक बच्चे का ध्यान इतना अच्छा हो सकता है? वैसे भी उसने उसके जैसा कोई कभी नहीं देखा था। उसने जाकर देखा कि अंदर बैठी तांग यूयू टेबल के कोने पर झुकी हुई थी। वह अनजाने में सो गई थी। दरअसल वह अपने छोटे हाथों में एक किताब पकड़े हुए थी। यह उसके परिवार से मिली मेडिकल किताब थी। बेशक बच्ची पढ़ना नहीं जानती थी, वह सिर्फ बच्चों की तस्वीरें देख रही थी। और इस प्रकार वह पढ़ते पढ़ते सो गई। चेन जोंग ने अपना सिर हिलाया। उसने तांग युक्सिन को ओढ़ाने के लिए एक कंबल लिया ताकि वह सोती रहे। बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, अपनी परिवर्तनशीलता के साथ। उसके जाने के बाद तांग युक्सिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें चमक रही थीं, नींद का कोई संकेत नहीं दिखा। वास्तव में वह पूरे समय जाग रही थी। उसने चेन जोंग के कदमों की आवाज सुनने के बाद ही सोने का नाटक किया था। उसे लगा कि 3 साल की बेफिक्र बच्ची होना बेहतर है। चेन जोंग ने कहा कि वह असाधारण रूप से समय से पहले बुद्धिमान थी। लेकिन बहुत अधिक समय से पहले बुद्धिमान होना आशीर्वाद नहीं, बल्कि अभिशाप था, खासकर इस युग में। ग्रामीण बहुत अंधविश्वासी थे। किसी भी असामान्य चीज को राक्षस माना जाता था। वह नहीं चाहती थी कि उसे राक्षस समझा जाए, इसलिए उसे भविष्य में सावधान रहना चाहिए। उसने पुस्तक को पुनः पलटा और रुचिपूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि वह बहुत सावधान थी। वह किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसके कान आसपास की आवाजों को सुन रहे थे। जब भी चेन जोंग अंदर आने वाला होता, तो वह या तो खेल रही होती या सो रही होती, या किताब को उल्टा पकड़े रहती, या खुद से कुछ बुदबुदा रही होती। उसने खुद को एक सामान्य बच्चे की तरह पेश किया। गांव में लोगों ने व्यस्त रोपण का मौसम शुरू कर दिया है, इसलिए गांव में हर कोई बहुत व्यस्त था। लीतांग गांव एक सब्जी उगाने वाला क्षेत्र है। सभी परिवारों के पास न केवल अपनी सब्जी की जमीन है, बल्कि नदी तट का कुछ हिस्सा भी साझा है, जहां वे शकरकंद, मूंगफली और आलू लगा सकते हैं। हालांकि लीतांग गांव की जमीन सब्जियां उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिससे यह एक बड़ा सब्जी उत्पादक क्षेत्र बन जाता है। आसपास के गांव भी सब्जी उगाने वाले क्षेत्र हैं, जिनमें उनके समर्पित सब्जी थोक केंद्र हैं। खेती के मौसम के दौरान गांव में हर कोई इतना व्यस्त हो जाता है कि बच्चे भी खेत में मदद करते हैं, या तो मदद करते हैं या वयस्कों को बाधित नहीं करते हैं। हाल ही में तांग युक्सिन चेन जोंग के साथ रह रही है। अन्यथा तांग जिन्यान वास्तव में नहीं जानता कि अपनी बेटी के साथ कैसे व्यवहार करना है। खेत गंदे और धूल भरे दोनों हैं। अगर वह काम में व्यस्त होता, तो वह उसकी देखभाल नहीं कर पाता। दूसरे परिवारों के बच्चों को देखकर जो खेत में जाते समय साफ सुथरे रहते थे और घर लौटने पर मिट्टी के गोले बन जाते थे, और वे कभी कभी दोपहर तक घर नहीं जा पाते थे और उन्हें घर से लाए गए पैनकेक खाने पड़ते थे। वे वयस्क होने के नाते काम चला लेते थे, लेकिन बच्चे नहीं। गरीब होने के बावजूद उसने कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं होने दी। सौभाग्य से, चेन जोंग तांग युक्सिन को बहुत पसंद करता था और उसकी देखभाल करने, उसके खाने, सोने और खेलने के समय का प्रबंध करने के लिए तैयार था। ये देखकर दूसरों ने सोचा कि इससे उन्हें कितना कुछ बचाया जा सकता है और वे भी अपने बच्चों को चेन जोंग के पास भेजना चाहते थे। हालांकि चेन जोंग के सख्त चेहरे ने न केवल वयस्कों को डरा दिया, बल्कि बच्चों को भी डरा दिया और रोने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें चेन जोंग के पास जाने से मना करना पड़ा।
ये देखकर बहुत दुख होता है कि अपने ही बच्चे को इतना डरपोक और बेपरवाह देखना, जबकि तांग जिनियान के परिवार का 3 साल का बच्चा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा बच्चा इतनी आसानी से क्यों डर जाता है? वास्तव में बहुत से लोगों ने समाधान सुझाए, लेकिन कई प्रयासों के बाद केवल तांग युक्सिन ही चेन जोंग के साथ रहने लगी। वह अक्सर चेन जोंग के अध्ययन कक्ष में बैठती और उसकी गुड़िया देखती, और जब उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता, तो वह उसके साथ औषधीय जड़ी बूटियों और एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में सीखती। बेशक, वह ज्यादातर समय खेलने में बिताती थी। अपनी कल्पना शक्ति के बावजूद, वह जानती थी कि उसे सबक याद रखना होगा। अन्यथा, चेन जोंग हमेशा उसे दोस्ताना भाव से अभिवादन नहीं करता। उसका व्यवहार स्पष्ट रूप से नर्म हो गया था, और वह अभी भी सुनिश्चित करता था कि उसे दिन में 3 बार भोजन मिले। ये तांग युक्सिन के पुनर्जन्म के बाद का पहला साल था। जब से तांग जिनियान ने सांग जिलान को तलाक दिया, तब से वह कभी वापस नहीं लौटी। कभी कभी इन पिछली घटनाओं के बारे में सोचकर तांग जिनियान बेचैन हो जाता था, उसके सीने में एक निराकार क्रोध और बेचैनी उमड़ पड़ती थी। अपने लिए नहीं, बल्कि तांग युक्सिन के लिए क्रोध। हर बार जब वह तांग युक्सिन को अच्छे व्यवहार और आज्ञाकारी, आकर्षक दिखते हुए देखता था, तो उसे उसके प्रति अन्याय और दिल का दर्द महसूस होता था। सांग झीलन इतनी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ सकती है? लगभग 1 साल हो गया है, और वह एक बार भी अपनी बेटी को देखने नहीं आई है। क्या किसी और का बच्चा आपके अपने बच्चे से बेहतर है? बाकी सब अपने बच्चों से प्यार क्यों करते हैं, जबकि वह सांग जिलान जिद्दी होकर मूर्ख बनती है? एक बार जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसे सबसे अधिक संभावना है कि उसे अपने पालन पोषण के लिए एक कृतघ्न प्रतिफल के रूप में देखा जाएगा। पिताजी तुम्हें कपड़े खरीदने ले जाएंगे, तांग जिनियान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अपनी बेटी को गोद में लेकर शहर की ओर चल पड़े। नया साल आ रहा था, और वह अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदना चाहता था। उसने आज सब्जियां बेचकर कुछ पैसे कमाए, जिसे उसने अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदने में खर्च करने का फैसला किया, और बाकी ज़रूरतों को अलग रख दिया। तांग युक्सिन को अलमारी में रखी नई सूती पोशाक याद आ गई, जिसे उसने अभी तक नहीं पहना था। वह उसे इसके अस्तित्व के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसके प्रसन्न चेहरे को देखकर उसने अपनी बात अपने तक ही सीमित रखी। उसे इतना खुश, यहाँ तक कि थोड़ा उत्साही देखना दुर्लभ था। अन्यथा, वह हमेशा खेतों में खुदाई करता रहता, बिना किसी खुशी के। ऐसा लगता था कि खेती को किसी चीज से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ तक कि सबसे ईमानदार आदमी भी, जब ये पता चलता है कि उसने कहावत के अनुसार व्यभिचारी की टोपी पहन रखी है, तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाता कि क्या किसी को पता है, क्या वे उसकी पीठ पीछे उंगलियां उठा रहे हैं। एक पुरुष एक महिला से कई चीजें बर्दाश्त कर सकता है, जैसे तांग जिनियान ने सांग जिलान के साथ किया था। वह परिवार की उपेक्षा कर सकती थी, वह अपनी बेटी को उसकी देखभाल में छोड़ सकती थी, लेकिन वह उसे व्यभिचारी बनाकर अपमानित नहीं कर सकती थी। इसका हरा रंग पुरुषों को ईर्ष्यालु बना देता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस तरह के अपमान को झेल सके। इसलिए तांग जिनियान, जो शुरू में अपनी शादी को बचाना चाहता था, ने यह विचार त्याग दिया। सांग जिलान, जो मूल रूप से उससे अधिक लेने का इरादा रखता था, ने अपराध बोध के कारण तलाक ले लिया। यहाँ तक कि सांग परिवार, जो हमेशा इतना मांग करने वाला और अतृप्त रहता था, ने भी कोई तमाशा करने की हिम्मत नहीं की। केवल क्योंकि उन्हें अपराध बोध हुआ, केवल क्योंकि वे डरते थे। दोषी पक्ष का सिर हमेशा शर्म से झुक जाता है। तांग युक्सिन को चिंता थी कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो उसके सच्चे, मेहनती पिता एक उदास व्यक्ति बन जाएंगे, जो केवल खेती करना ही जान पाएंगे, और मुस्कुराना भूल जाएंगे। क्या हुआ, प्रिय? तांग जिनियान ने अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए और उसे अपने पास बैठाते हुए पूछा। तांग युक्सिन ने अपना सिर हिलाया, फिर उन छोटी छोटी चोटियों को पकड़ लिया जो उसके पिता ने बड़े करीने से उसके लिए बनाई थीं। आपका बच्चा बहुत सुंदर रूप से बड़ा हो गया है। उनके बगल में बैठी महिला तांग युक्सिन से काफी ईर्ष्या कर रही थी, जिसे तांग जिनियान ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। हालांकि वे सभी देहात से थे, फिर भी उसका बच्चा इतना गोरा, कोमल और साफ क्यों था? उसका छोटा सा चेहरा वाकई बहुत सुंदर था, बड़ी बड़ी आंखें और छोटा सा मुंह, ये सब इतना सफेद और मनमोहक था।
तांग जिनियान ने विनम्रता से कहा, मेरी बच्ची थोड़ी ज्यादा व्यवहार कुशल है और अपने कपड़े गंदे नहीं करती, इसलिए वह ज्यादा साफ दिखती है। लेकिन हर कोई उसकी आवाज में गर्व महसूस कर सकता था। तांग युक्सिन ने उसके छोटे से चेहरे को छुआ। बचपन में वह प्यारी थी, लेकिन उसे चिंता थी कि जब वह बड़ी होगी तो बदसूरत हो जाएगी। खैर, कोई बात नहीं, उससे पहले अपनी लंबाई बढ़ानी थी। कम से कम वह 1 मीटर 60 की तो चाहती थी। अगर वह 1 मीटर 50 तक पहुंच गई तो राहत की बात होगी। अब दूध बिकता नहीं है और दूध पाउडर भी काफी महंगा है। इसके अलावा वह अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। अगर वह दूध पाउडर पीती रही तो लोग उस पर हंसेंगे। तो उसे लंबाई बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? अभी से उसे अपने लिए एक अच्छी डाइट प्लान बनाने की जरूरत थी। वह अपने पिता से यह उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वे उसके लिए महंगा खाना खरीदेंगे, इसलिए उसने अपने आसपास जो भी उपलब्ध था, उससे जितना संभव हो सके उतना खाने का फैसला किया। वह हमेशा गहरे विचारों में डूबी रहती थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। लोग उसे एक अच्छे व्यवहार वाली, पालने में आसान बच्ची के रूप में देखते थे। वास्तव में, इन दिनों बच्चों को पालना आसान था। वे पूरा दिन मिट्टी के टुकड़े से खेलकर बिता सकते थे। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल करते थे और छोटे बच्चे उनसे भी छोटे बच्चों की देखभाल करते थे। अगर तांग युक्सिन अब शहर में रहती, तो उसे एकल बच्चों की पहली पीढ़ी माना जाता। लेकिन ग्रामीण इलाकों में, भले ही उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़े, माता पिता हमेशा बेटे को जन्म देने की कोशिश करते हैं। यदि किसी परिवार में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता तो उनका उपहास किया जाता कि उनकी मृत्यु के बाद परिवार का नाम आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हालांकि तांग जिनियान को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसकी दोबारा शादी करने की कोई योजना नहीं थी। वह बस अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करना चाहता था, उसे शिक्षा दिलाना चाहता था, उसे अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाना चाहता था और अपने गरीब पहाड़ी इलाके से भागना चाहता था। शहर पहुंचकर तांग जिनियान ने अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे कपड़े खरीदने के लिए ले गया। उस समय कोई बड़े शॉपिंग मॉल नहीं थे। आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियां परिवर्तित हो रही थीं और लोगों के स्टोर बन रही थीं, जहां लोग अपनी वस्तुएं बेच सकते थे। तांग जिनियान ने अपनी बेटी के लिए एक फूलों वाली सूती जैकेट खरीदी। अगर उसके गाल थोड़े ज्यादा लाल होते, तो वह पूरी तरह से देहाती लगती। वह आधुनिक सौंदर्यबोध को नहीं समझ पाया, जो इसे घटिया मानता था। फिर भी तांग जिनियान को यह पसंद आया, और तांग युक्सिन को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि इसके भड़कीले रंगों को अश्लील माना जाता था, लेकिन गांव में कौन सा बच्चा इस तरह के कपड़े नहीं पहनता था। नए कपड़े मिलना पहले से ही एक बड़ी बात थी। गरीब परिस्थितियों वाले कुछ परिवारों के पास नए कपड़े भी नहीं थे। इसलिए वह बहुत संतुष्ट और संतुष्ट थी। तांग जिनियान ने चंद्र नव वर्ष के लिए कुछ सामान भी खरीदा। उसे अपने घर आने वाले बच्चों को देने के लिए दोहे मूंगफली खरीदने थे। भले ही वयस्क लोग ना खाएं, लेकिन बच्चों को कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। परिवार की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उन्होंने अपनी बेटी के लिए कभी भी किसी चीज में कमी नहीं की। तांग युक्सिन हमेशा अपने पिता के कपड़ों के कोने को पकड़े रहती थी, ताकि खरीदारी के लिए उनके हाथ ज्यादा से ज्यादा खाली रहें। हल्के बैग वह खुद ही उठा लेती थी। तांग जिनियान के कंधों पर सांप की खाल से बना एक बैग था और उसकी गोद में उसकी बेटी थी। और खरीदारी के सारे बैग उठाकर वे घर की ओर चल पड़े। वापसी का सफर निस्संदेह कठिन था। उसने चारों ओर देखा। कई सुपरमार्केट वाले बड़े मॉल की आदत हो जाने के बाद, वह पहली बार ऐसे आदिम बाजार में आई थी। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में, देश अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ था। मॉल में भी सामान एक तरह का था और चुनने के लिए बहुत ज्यादा स्टाइल नहीं थे। लेकिन आजकल के लोगों के लिए, ये फैशनेबल माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ जीवित रहना है तो नियमों का पालन करना ही होगा। बहुत ज्यादा कट्टरपंथी होना सुंदर नहीं था, यह मौत की इच्छा थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन उसका छोटा सा मुंह अनायास ही सिकुड़ गया। उसकी आंखें, जो नीचे तक काली हो गई थीं, ठंडी हो गईं, जैसे मार्च में हल्की हवा चल रही हो, जिसमें गर्मी नहीं, सिर्फ ठंडक हो। कुछ ही दूरी पर एक आदमी 2 या 3 साल की बच्ची को गोद में लेकर कपड़े चुन रहा था। बच्ची लगातार उसके कपड़े चुनने से मना करती रही, फिर भी वह आदमी उसे मनाता रहा। जाहिर है, महिला ने बच्ची से कुछ ऐसा कहा था जिससे वह शांत हो गई।
फिर उस आदमी ने बच्ची को काउंटर पर बिठाया और महिला ने बच्ची को पहनाने के लिए एक जोड़ी जूते लिए। वे वाकई 3 लोगों का एक प्यारा परिवार था। हालांकि महिला का चेहरा बहुत जाना पहचाना था और उसमें उसके चेहरे से एक अजीब सी समानता थी। तुम क्या देख रहे हो? तांग जिनियान ने अपना बड़ा हाथ अपनी बेटी के छोटे चेहरे पर रखा। अपनी बेटी की निगाहों का अनुसरण करते हुए उसके हाव भाव भी जल्द ही तांग युक्सिन के चेहरे से मिलते जुलते हो गए। उसने अपने हाथ से अपनी बेटी की आंखें बंद कर लीं और दूसरे हाथ से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी हथेली गर्म होते हुए भी बहुत खुरदरी थी, जिससे तांग युक्सिन की त्वचा थोड़ी कच्ची महसूस हो रही थी। उस समय सांग जिलान को लगा कि 2 अप्रिय निगाहें बीच बीच में उसकी ओर देख रही हैं। उसने अनजाने में अपना सिर घुमाया और तांग जिनियान और उसकी बेटी को देखकर उसका चेहरा तुरंत बदल गया। परेशानी और मुख्य रूप से असहजता के संकेत दिखाई दिए। माँ, क्या आप मुझे पकड़ सकती हैं? वेई जियानी ने अपनी माँ को पकड़ने के लिए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। अगर सांग जिलान ने उसे नहीं उठाया तो वह रो पड़ेगी। दोनों बेटियां थीं, लेकिन चूंकि तांग युक्सिन की उम्र अभी 1 साल भी नहीं हुई थी, इसलिए उसने ही उसकी परवरिश की। अपनी दोनों बेटियों की तुलना करने पर छोटी छोटी बातों में भी अंतर स्पष्ट था। सांग जिलान वेई जियानी से प्यार करते थे। सांग जिलान के लिए तांग युक्सिन सिर्फ किसी और की बेटी हो सकती है। उस समय तांग जिनियान की आंखें तीखी चाकू की तरह हो गईं और उसने संग झीलन को घूरते हुए देखा। फिर उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गया। उसके लिए इस जीवन में कभी भी संग झीलन को माफ करना असंभव था। हालांकि वह अचानक रुक गया, जैसे कि उसे कुछ एहसास हो गया हो, जिससे उसका चेहरा और भी अप्रिय हो गया। युक्सिन, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? तांग जिनियान ने अपनी बेटी से पूछा। वह लड़की जो अभी अभी सांग जिलान की गोद में थी और जिसने अभी अभी सांग जिलान को अपनी माँ बताया था, आश्चर्यजनक रूप से सांग जिलान जैसी दिख रही थी। फिर उसे याद आया कि कैसे सांग जिलान 1 साल से ज्यादा समय के लिए गायब हो गई थी जब युक्सिन सिर्फ कुछ महीने की थी। क्या ये संभव हो सकता है? तांग युक्सिन ने भी अपनी पोशाक कस ली, यह महसूस करते हुए कि तांग जिनियान को कुछ संदेह होने लगा है। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और जानबूझकर बचकानी आवाज में बोली, मम्मी ने कहा कि ये कपड़े अंकल की छोटी बहन के लिए थे। उसने कहा कि छोटी बहन बहुत दयनीय थी और उसकी मां नहीं थी। लेकिन डैडी, अंकल की छोटी बहन कहाँ है? तांग जिनियान ने अपनी बेटी को थोड़ा कसकर पकड़ लिया। झिनझिन, क्या तुमने अभी अभी अपनी मां को देखा? तांग युक्सिन ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। शिनिक्सिन को मम्मी याद नहीं है। अभी अभी आंटी मम्मी जैसी दिख रही थी, लेकिन वह मम्मी नहीं है क्योंकि आंटी का अपना बच्चा है। वह झूठ बोल रही थी। असल में वह कुछ लोगों और कुछ घटनाओं को कैसे भूल सकती है? अगर उसे अपनी जिंदगी 2, 3 या 4 बार भी जीनी पड़े तो भी वह कभी नहीं भूल पाएगी। खास तौर पर सांग जीलान का चेहरा, भले ही वह राख में मिल जाए, वह उसे नहीं भूल पाएगी। बेशक जो बात उसे सबसे ज्यादा याद थी वह थी उसका ठंडा चेहरा, उसका पक्षपात, तथा उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके और उसके पिता के साथ किया गया छल। हमारी शिनशिन इतनी चतुर है, उसे पता था कि वह उसकी मां नहीं है। तांग जिनियान ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के बालों को थपथपाते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो अभी भी सांग जिलान की वजह से थी। उसने वास्तव में किसी और के बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा प्यार किया था। वह मां नहीं है। तांग युक्सिन ने अपने होंठ सिकोड़े, उसने कभी शिनिक्सिन को जूते नहीं पहनाए। और निश्चित रूप से तांग युक्सिन के ऐसा कहने के बाद तांग जिनियान ने इस पर सवाल नहीं उठाया, वास्तव में यह विश्वास करते हुए कि सांग झीलन का दिमाग चर्बी से भ्रमित हो गया था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे किसी और की बेटी से प्यार करने देता था। घर वापस आते समय तांग जिनियान ने अपनी बेटी को एक हाथ से पकड़ रखा था। वह भले ही एक साधारण किसान हो और उसे कोई शिक्षा नहीं मिली हो, लेकिन उसके कंधे ऐसे थे जो उसकी बेटी को हवा और बारिश से बचा सकते थे। उनके कंधों पर पूरा परिवार और उनकी बेटी का बोझा ढोया जा सकता था। तुम किस बारे में सोच रहे हो? चेन जोंग ने आगे बढ़कर तांग युक्सिन के माथे पर दस्तक दी। तुम दिवास्वप्न क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें आज अपनी गुड़िया देखना पसंद नहीं है? फिर उसने मेज पर दस्तक दी, जिससे तांग युक्सिन का ध्यान फिर से आकर्षित हुआ। तांग युक्सिन ने अपना माथा छुआ और मुंह बनाते हुए कहा, दादाजी, बहुत दर्द हो रहा है।
क्या यह अभी भी दर्द कर रहा है? चेन जोंग ने फिर से उसे खटखटाया, आपकी किताब उल्टी है। आज आप इतनी विचलित क्यों हैं? अपनी गुलियों को अच्छी तरह से देखें, ये भविष्य में आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन तांग युक्सिन के चेहरे पर हैरानी भरी नजर थी। वह भी अभी 4 साल की बच्ची बनी थी। वह क्या समझ सकती थी? जिन गोलियों के बारे में वे बात कर रहे थे, वे इन पुस्तकों में मौजूद चित्र थे। कुछ एक्यूपॉइंट मानचित्र थे, कुछ मेरिडियन मानचित्र थे, कुछ पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों के नाम थे, और कुछ पीढ़ी और प्रतिबंध आदि के संबंध के बारे में थे। पारंपरिक चीनी चिकित्सा यिन और यांग को संतुलित करने, 5 तत्वों के परिवर्तन, ऋतुओं के अनुरूप रहने और शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा के संवर्धन पर जोर देती है। ये सभी बातें टैंग युक्सिन को 1 साल तक अध्ययन करने के बाद समझ में आई थी। फिर चेन जोंग ने उसे रोजाना उसके छोटे से दिमाग में ठूंस दिया, जैसे कि किसी बतख को जबरदस्ती खिला रहे हों। हो सकता है कि वयस्क भी इन जटिल सिद्धांतों को न समझ पाएं, लेकिन वे सभी उसके दिमाग में ठूंस दिए गए थे, चाहे वह कितना भी आत्मसात और पचा ले। बेशक, हर बार जब वह पूछता, तो तांग युक्सिन अपना सिर हिला देती, भले ही उसने पहले से ही ये बातें याद कर ली हों, लेकिन वह चेन जोंग को कभी नहीं बताएगी। इसके बावजूद, कभी कभी वह थोड़ी धीमी लगती थी, जिससे चेन जोंग को निराशा और दृढ़ निश्चय दोनों महसूस होता था, और वह उसे खिलाना जारी रखता था। उसने किताबों से भरे कमरे की ओर देखा। वह पहले ही यहाँ मौजूद आधी से ज्यादा किताबें पढ़ चुकी थी। अगर वह उन सभी को खत्म कर देती, तो शायद उसे कुछ और साल लग जाते। वह उनमें से कुछ को याद रखने में सक्षम थी, क्योंकि आखिरकार वह इतनी होशियार नहीं थी, और याददाश्त से वह उनमें से कुछ को याद करने में सक्षम थी। वह बस कड़ी मेहनत कर रही थी, जितना संभव हो सके याद कर रही थी। हालांकि एक बच्चे की मजबूत याददाश्त के कारण ये यादें उसके साथ बढ़ती गईं, और वह उनमें से काफी याद रखने में कामयाब रही। जब भी वह कोई किताब लेती, चेन जोंग उसे समझाता, और फिर वह और भी याद रख लेती। इस तरह वह 70 या 80% सामग्री याद रखने में कामयाब रही। अब उसे इस बात पर संदेह करने की जरूरत नहीं थी कि चेन जोंग उसे पढ़ाएगा या नहीं। ये बात पक्की हो चुकी थी, वह उसके साथ एक शिष्य की तरह व्यवहार कर रहा था और उसे निर्देश दे रहा था। हालांकि उसने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, उसके कार्यों ने ये स्पष्ट कर दिया था। दादाजी, तांग युक्सिन ने अपनी किताब हाथ में रखी और चेन जोंग के हेम को खींचते हुए भागी। उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाया, अपनी आंखें झपकाईं, और एक आकर्षक मासूमियत दिखाई। वह फिर से जवान होने की आदी हो गई थी, नए सिरे से शुरुआत करने की आदी थी, और उसने प्यारे और आज्ञाकारी तरीके से खेलना भी सीख लिया था। दादाजी, क्या कोई ऐसी दवा है जिससे मेरी लंबाई बढ़ सके? ताकि शिनशिन पापा जितनी लंबी हो सके? उसने अपनी दूधिया आवाज में पूछा। चेन जोंग ने अपना सिर रगड़ा। मूर्ख लड़की, अगर तुम अपने पिता जितनी लंबी हो जाओगी, तो कोई भी तुम्हें नहीं चाहेगा। तांग युक्सिन ने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। भविष्य की लंबी मॉडल आमतौर पर 170 सेमी के आसपास होती हैं। अगर वह वाकई इतनी लंबी हो भी जाती, तो भी वह बास्केटबॉल खेल सकती थी या मॉडल बन सकती थी। बेशक, वह विवाहित नहीं होगी। कई दशकों बाद, पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा होगी। हो सकता है कि कुछ बूढ़े कुंवारे लोग पत्नियां न ढूंढ पाएं, लेकिन ऐसी कोई कुरूप महिला नहीं होगी जिसे विवाह के लिए बेचा न जा सके। दादाजी, है न? उसने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ते हुए कहा, भले ही उसे बिजली के खंभे जितनी लंबी क्यों न होना पड़े, वह बौनी नहीं बनना चाहती थी। वह भर दिन ऊंची एड़ी के जूते पहनना नहीं चाहती थी जब तक कि उसके पैर दर्द न करने लगे, या छिपी हुई एड़ी वाले जूते खरीदना नहीं चाहती थी। वास्तव में, उसे अपनी ऊंचाई में कुछ और सेंटीमीटर जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह हर बार पतलून खरीदने के लिए 10 युआन का भुगतान नहीं करना चाहती थी, बस उन्हें बदलने के लिए न केवल उसके पैसे खर्च करने पड़ते, बल्कि पतलून की शैली भी खराब हो जाती। और वह टखने तक की पोशाक को नाइटगाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। मुझे सोचने दो, चेन जोंग ने अपनी ठोड़ी को सहलाया। अगर वह कोई प्राचीन व्यक्ति होता, तो शायद ये हरकत उसे बुद्धिमान और शांत स्वभाव का बनाती। लेकिन आधुनिक लोग दाढ़ी बढ़ाने के आदी नहीं थे, इसलिए ये थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, चेन जोंग ने तांग युक्सिन के माथे को थपथपाया, मैं तुम्हें नुस्खा दे सकता हूँ, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां एक साथ मिलाई गई हैं, और मैं इसे उबालने में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब तक तुम इसे लेते रहोगे, तुम्हारी लंबाई निश्चित रूप से बढ़ेगी।
लेकिन तुम्हें भविष्य में हर दिन मेरे पास आकर पढ़ना सीखना होगा। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। तांग युक्सिन अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन वह बूढ़े आदमी को खुश नहीं होने दे सकती थी। उसने पहले ही उसकी आत्मा को निचोड़ लिया था। उसे चिंता थी कि चेन जोंग एक युवा अंकुर के रूप में उसके विकास को उखाड़ देगा। यदि तुम लंबी होना चाहती हो तो तुम्हें स्कूल जाना होगा, चेन जोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बेचारी युक्सिन को निर्दयतापूर्वक धमकाया। तांग युक्सिन की आंखें लाल हो गईं। वह अब एक बच्ची होने की आदी हो चुकी थी और आसानी से अपने आंसुओं को नियंत्रित कर सकती थी। वह सचमुच बहुत दयनीय लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और एक बड़ा आंसू उसके गाल पर बह रहा था। दादाजी, क्या मैं बिना लिखे भी लंबा हो सकता हूँ? नहीं, चेन जोंग ने अपना चेहरा लंबा किया, ठीक उसी तरह जैसे जब तांग युक्सिन ने उसे पहली बार देखा था। अलग थलग, घमंडी और निश्चित रूप से बदमिजाज। तांग युक्सिन ने अपनी उंगली को कुतर लिया और अपने बचकाने व्यवहार पर आंखें घुमाईं। उसे एहसास हुआ कि उसे पूरा कार्ड खेलना होगा। उसे जानबूझकर हार माननी होगी। वह नाक सिकोड़ते हुए बोली, तो दादाजी, मैं लिखना सीखूंगी। मैं लंबी होना चाहती हूँ। मैं अंकल पिंगवा जितनी छोटी नहीं होना चाहती। पिंगवा एक ग्रामीण था। उसकी लंबाई सिर्फ 149 सेमी थी। वह छोटा और मोटा था और तरबूज जैसा दिखता था। वह 30 से ज्यादा का था और फिर भी उसे पत्नी नहीं मिल पाई थी। जब भी गांव के बच्चे अपना खाना ठीक से नहीं खाते थे तो उन्हें चेतावनी दी जाती थी कि उनका अंत पिंगवा की तरह होगा, कोई भी उन्हें नहीं चाहेगा। बेशक, तांग युक्सिन उनमें से एक थी। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए, जब वह केवल 152 सेमी लंबी थी और अब वह 150 सेमी से अधिक ही लंबी है, तांग युक्सिन को सपने में भी रोने का मन करता है।